गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लागत लेखांकन के बारे में अध्ययन किया था कि लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ, भारत में लागत लेखांकन की क्या स्थिति है, भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स का एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में सन 1944 में पंजीयन हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य लागत लेखांकन में प्रशिक्षण देना तथा परीक्षाएं आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करना था। इसके साथ साथ हमने ये भी अध्ययन किया था कि वित्तीय लेखांकन की कुछ सीमाएं और कमियां थी, जिनकी वजह से लागत लेखांकन का उद्भव और विकास हुआ, लागत लेखांकन को जन्म मिला। और लागत लेखांकन की हमने कुछ परिभाषाएं भी देखी थी। हेराल्ड जे वेल्डन, डब्ल्यू बिग और कार्टर की हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। कार्टर ने कहा है, किसी वस्तु को बनाने अथवा किसी उप कार्य को करने में सामग्री तथा श्रम लगा है, उसके लेखांकन की पद्धति को लागत लेखांकन अथवा परिव्यय लेखांकन कहते हैं। इन परिभाषाओं के साथ साथ हमने कॉस्टिंग, लागत निर्धारण, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल और लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि लागत के तत्व क्या हैं। तो किसी वस्तु का निर्माण करने में सामग्री व श्रम पर व्ययों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के व्यय किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही वह निर्मित हो पाती है। हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका निर्माण सामग्री, श्रम और व्यय से उस वस्तु का निर्माण होता है। सामग्री भी लगेगी किसी वस्तु के निर्माण में, श्रम की भी आवश्यकता होगी और अतिरिक्त जो खर्चे हैं उनकी भी आवश्यकता होगी, तब जाकर किसी वस्तु का निर्माण होगा। उदाहरण के तौर पर एक लकड़ी की मेज या एक लकड़ी की चेयर या एक लोहे की अलमारी या दैनिक जीवन के हम बहुत से ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जिनमें उन वस्तुओं के निर्माण में 3 महत्वपूर्ण तत्व लगे हैं। कौन कौन से लगे हैं? सामग्री, श्रम और अन्य व्यय। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का निर्माण करने में सामग्री लगा है, श्रम लगा है, व्यय लगा है, और जो ये सामग्री, श्रम और व्यय लगे हैं वह उस वस्तु के लागत के क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहलाएगी। अब किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए उपयुक्त सामग्री का प्रयोग आवश्यक है। उस वस्तु को रूप प्रदान करने के लिए श्रम की आवश्यकता है, और श्रम और सामग्री को साथ मिलाकर प्लस तीसरी अन्य कुछ खर्चे जब उसमें जुड़ेंगे तभी एक वस्तु का निर्माण हो पाएगा। जैसे एक सूती वस्त्र की मील है तो उसमें अलग से मटेरियल लगेगा, स्पेशल उसमें मटेरियल भी लगेगा, उसमें लेबर भी लगेगा, उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे, तब जाकर एक सूती वस्त्र का निर्माण हो पाएगा। इसी तरह से यदि एक लकड़ी की टेबल का निर्माण करना है, यदि एक लोहे की अलमारी का निर्माण करना है, तो उन सभी में लकड़ी की टेबल है तो प्रमुख रूप से सामग्री क्या हो गई? लकड़ी। लोहे की अलमारी है तो प्रमुख रूप से सामग्री हो गई लोहा। इसी तरह से दैनिक जीवन के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके निर्माण के लिए 3 प्रमुख तत्व, 3 प्रमुख एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी। वो कौन कौन से होंगे? मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों तत्व जो हैं वो क्या कहलाएंगे? लागत के तत्व हैं, और इन तत्वों को मिलाने से ही किसी वस्तु का निर्माण हो पाएगा। तो लागत शब्द को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना कठिन है।
लागत का आशय किसी वस्तु या प्रदान की गई सेवा के संबंध में किए गए वास्तविक या किए जाने वाले अनुमानित व्ययों की राशि से लिया जाता है। अब हम ये देखें कि तत्व क्या हैं। तत्व वह है जो किसी वस्तु के अंग या आवश्यक भाग से है या किसी वस्तु की लागत के तत्वों का आशय उन सभी व्ययों से है जिनसे उस वस्तु की कुल लागत बनती है। या अन्य शब्दों में हम देखें तो लागत तत्वों का आशय उन साधनों पर किए गए व्ययों या उनकी लागतों से है जिनकी सहायता से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, यथा सामग्री की लागत, श्रम की लागत और अन्य व्यय। लागत लेखे में कुल लागत के इन विभिन्न तत्वों में पृथक पृथक विश्लेषण करके उनका वर्गीकरण किया जाता है जिससे किसी वस्तु का उत्पादन कार्य के पूर्ण होने से पूर्व की विभिन्न अवस्थाओं में उसकी लागत का ज्ञान प्राप्त हो सके। अब लागत के जो तत्व हैं, 3 तत्व हैं, सामग्री है, श्रम और व्यय। तो सामग्री क्या है? सामग्री की लागत में उन वस्तुओं की लागत सम्मिलित की जाती है जो किसी संस्था को सप्लाई की जाती है। और श्रम में कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाएगा वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो, चाहे वो वेतन के रूप में हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो बोनस हो। तो जो उनको उनके कार्य के बदले जो उनको व्यय उनको पेमेंट किया जाएगा, उनको भुगतान किया जाएगा, जो उन पर व्यय किया जाएगा वो होगा उसका श्रम की लागत। और इन सामग्री और श्रम के अतिरिक्त जो खर्चे होंगे वो व्यय के वर्ग में आएंगे। तो ये तो हुए सामग्री की लागत, श्रम की लागत और व्यय। अब ये जो सामग्री है, श्रम है और व्यय है, अब इन्हें भी 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से उपवर्ग हैं? एक तो है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागतें और अप्रत्यक्ष लागतें। प्रत्यक्ष लागत क्या है? प्रत्यक्ष लागत का आशय उन लागतों तथा व्ययों से है जो किसी निश्चित कार्य, उत्पादन या सेवा की इकाई अथवा लागत केंद्र के संबंध में सरलता से निर्धारित किए जा सकते हों, यथा किसी वस्तु के उत्पादन एवं निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री, निर्माण करने वाले श्रम को दी गई मजदूरी और उस कार्य विशेष के लिए किए गए विशिष्ट व्यय प्रत्यक्ष लागत कहलाएंगे। प्रत्यक्ष लागतें वह लागत हैं जिन्हें कि प्रत्यक्ष रूप से जिनकी मेज़रमेंट किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, जिन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, वह आपकी प्रत्यक्ष लागत कहलाएगी। और उस वस्तु के निर्माण में जिसका प्रत्यक्ष रूप से योगदान है वह प्रत्यक्ष लागत कहलाएगी। जबकि अप्रत्यक्ष लागत कौन सी है? अप्रत्यक्ष लागत वह लागत है जो सामान्य प्रकृति की तो है, किसी निश्चित लागत केंद्र या लागत इकाई से प्रत्यक्ष रूप से संबंध जिसका नहीं है वो अप्रत्यक्ष लागतें कहलाएंगी। जैसे व्यवसाय के भवन का किराया, प्रबंधक को दिया गया वेतन, प्रत्यक्ष सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री की लागत, सफाई मजदूरों की मजदूरी, पर्यवेक्षक का वेतन, ये सभी अप्रत्यक्ष लागतें हैं। अब मटीरियल क्या है? मटीरियल इंडिकेट्स प्रिंसिपल सब्सटेंसेस यूज्ड इन प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के रूप में कॉटन, जूट, आयरन, सिलिकॉन, ये सभी प्रत्यक्ष मटीरियल के उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष मटीरियल अभी हमने आपको बता दिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनको 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल्स रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स विच बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. They are raw materials that become an integral part of the finished product and are conveniently and economically traceable to specific units of output. Some examples of direct materials are raw cotton in textiles, crude oil to make diesel, और स्टील टू मेक ऑटोमोबाइल्स बॉडीज। प्रत्यक्ष सामग्री लागत का तात्पर्य ऐसी सामग्री की लागत से है जिसे लागत केंद्रों या लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित की जा सकती है।
इसका अर्थ यह है कि कोई सामग्री उस स्थिति में प्रत्यक्ष सामग्री मानी जाती है जबकि वह पूर्ण रूप से निश्चित लागत केंद्रों या निश्चित लागत इकाइयों के लिए निर्धारित तथा उन पर आवंटित की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रकाशक जिन्होंने 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, अर्थशास्त्र की, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश और प्रबंधकीय लेखाक्रम का प्रकाशन कराने के लिए कागज़ क्रय किया। अब इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अब कितना कागज़ का उपयोग हो रहा है? अर्थशास्त्र की पुस्तक के प्रकाशन के लिए तो 48 रिम, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के प्रकाशन के लिए 100 रिम और प्रबंधकीय लेखाक्रम के प्रकाशन के लिए भी 100 रिम। तो ये जो रिम हैं इन पुस्तकों में लगने वाले कागज़ जिन्हें कि अलग अलग निर्धारित किया जा रहा है और जिसको मापा जा सकता है, उनका हिसाब रखा जा सकता है, तो ये जो सामग्री काम में आएगी वह प्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। तो ये इसमें पुस्तक में जो प्रयुक्त कागज़ की मात्रा है अलग अलग निर्धारित होने से प्रत्येक पुस्तक के लिए कितना कागज़ लगा है इसका हिसाब रखा गया है और प्रत्येक पुस्तक के उपयोग में आए कागज़ की लागत क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष सामग्री की लागत। अब एक चीज़ और है कि इसमें कुछ शर्तों का पूरा होना भी शामिल है। तो ऐसी सामग्री की लागत अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत अगर इन शर्तों की पूर्ति नहीं होगी तो वो अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत मानी जाएगी। अब ये शर्तें कौन कौन सी हैं? एक शर्त तो यह है कि जो उत्पादित वस्तु है वो वस्तु विशेष का अभिन्न अंग होना चाहिए। जैसे कि पुस्तक में क्या लगेगा? कागज़। मेज़ में जो लकड़ी की मेज़ है उसमें क्या लग रहा है? लकड़ी। और यदि कोई शर्ट की सिलाई हो रही है, शर्ट बनाया जा रहा है, तो उसमें मेन जो सामग्री है वो क्या लगने वाली है? मटेरियल जो लगेगा वो लगेगा कपड़ा। तो ये एक इस तरह से वस्तु विशेष का अभिन्न अंग होना पहली इसकी शर्त होगी। यदि इस शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी? अप्रत्यक्ष सामग्री होगी, नहीं तो ये प्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। दूसरी इसकी प्रमुख शर्त है कि जो प्रयुक्त सामग्री है उसका मूल्य इतना पर्याप्त होना चाहिए जिसको कि मेजर किया जा सके, जिसका मेज़रमेंट किया जा सके, जिसे मापा जा सकता हो। तीसरी प्रमुख इसकी शर्त है कि जो सामग्री लगाई जा रही है किसी वस्तु के निर्माण में, तो उस सामग्री का हिसाब पृथक रूप से रखना संभव हो, तभी वह जो कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। यदि ये 3 शर्तें इसमें पूरी नहीं हो रही हैं तो वह इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। 3 प्रमुख शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्त है? एक शर्त तो यह है कि वह सामग्री किसी लागत केंद्र या उत्पादित वस्तु विशेष का अभिन्न अंग होना चाहिए। जैसे पुस्तक में क्या लग रहा है? कागज़ लग रहा है। मेज़ जो बनाई जा रही है उसमें लकड़ी और कमीज में क्या लग रहा है? कपड़ा। दूसरी प्रमुख शर्त है कि उसको मेज़रमेंट किया जा सके, उसको मापा जा सके। तीसरी प्रमुख शर्त है कि जो सामग्री है उसका हिसाब पृथक रूप से रखना संभव हो, तो ही वह डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। और यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती तो वह इनडायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा। और क्रय की गई कोई विशेष सामग्री यदि है तो वह प्रत्यक्ष सामग्री में सम्मिलित हो सकती है। यदि भंडार से कोई कच्चा माल प्राप्त हुआ है तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा। यदि एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया को स्थानांतरित यदि कोई वस्तु है, प्राथमिक पैकिंग सामग्री यदि है, तो ये सभी डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड हो जाएगा। अब आपका आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। दीज आर मटेरियल्स which are used ancillary to manufacture and cannot be traced into finished product. These form a part of manufacturing overhead. Examples are glue, thread, nails, consumable stores, printing and stationery material. प्रत्येक व्यवसाय में
कुछ ऐसी सामग्री या वस्तुएं भी होती हैं जिनका प्रत्येक लागत केंद्र या लागत इकाई के संबंध में पृथक हिसाब रखना संभव नहीं होता है। जैसे पुस्तकों की जिल्द बनाई में उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे कि धागा, लेही, ये सभी पुस्तक के निर्माण में या पुस्तक को कंप्लीट करने में इनको आवश्यक रूप से ये खर्चे तो लगेंगे, लेकिन इनको पुस्तक के लिए पृथक रूप से हिसाब इसका नहीं रखा जा सकता है। इसलिए ये जो खर्चे हैं वह अप्रत्यक्ष मटेरियल कहलाएगा। तो अप्रत्यक्ष सामग्री लागत से आशय क्या हो गया कि उस सामग्री लागत से है जो लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित तो नहीं की जा सकती, परंतु उनमें अनुवादित की जा सकती है अथवा उनके द्वारा अवशोषित की जा सकती है, वह अप्रत्यक्ष सामग्री लागत कहलाती है।